सूरज की तरह चमकने के लिए सूरज की तरह जलना भी पड़ता है। सुप्रभात, मैं हूं दीक्षा कोहली। सबसे पहले नजर डालते हैं मुख्य गतिविधियों पर। संसद के शीतकालीन सत्र के तीसरे सप्ताह का आज दूसरा दिन। दोनों सदनों में पेश की जाएगी लोक लेखा समिति की पहली रिपोर्ट। विचार तथा पारित किए जाने के लिए अनेक विधेयक सूचीबद्ध। भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री बांग्लादेश के दौरे पर। अल्पसंख्यकों की सुरक्षा पर चिंता जताई। रचनात्मक और सहयोगपूर्ण संबंधों की आवश्यकता पर दिया जोर। संजय मल्होत्रा बने आरबीआई के 26वें गवर्नर। राजस्व सचिव पद से मिली नई जिम्मेदारी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दी नियुक्ति को मंजूरी। 11 दिसंबर से संभालेंगे 3 साल का कार्यकाल। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने संसद में रचनात्मक संवाद की आवश्यकता पर दिया जोर। संविधान सभा की पहली बैठक के वर्षगांठ के अवसर पर कहा, यह सदन संविधान में निहित सिद्धांतों से ही अपनी शक्ति और उद्देश्य प्राप्त करता है। बोले, संसद सदस्यों के रूप में इन सिद्धांतों को बनाए रखना और उनकी रक्षा करना सभी का कर्तव्य। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिलाओं में वित्तीय साक्षरता और बीमा जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा के पानीपत में बीमा सखी योजना का किया शुभारंभ। वितरित किए भावी बीमा सखियों को नियुक्ति प्रमाण पत्र। महिलाओं को सशक्त बनाने की दिशा में अहम कदम। और सबसे पहले बात करते हैं संसद के शीतकालीन सत्र की। आज संसद के शीतकालीन सत्र के तीसरे सप्ताह का दूसरा दिन है। संसद के दोनों सदनों की कार्यसूची में क्या कुछ विशेष है, आइए जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं लोकसभा की कार्यसूची की। लोकसभा में आज की कार्यवाही की शुरुआत प्रश्नकाल से होगी। प्रश्नकाल के दौरान विभिन्न मंत्रालयों से जुड़े अलग सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जाएंगे और उनके उत्तर दिए जाएंगे। सभा पटल पर विभिन्न मंत्रालयों से संबंधित पत्र रखे जाएंगे, जिनमें शामिल है वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, सहकारिता मंत्रालय, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, गृह मंत्रालय, सामाजिक न्याय और आधिकारिता मंत्रालय, भारी उद्योग मंत्रालय, इस्पात मंत्रालय, वस्त्र मंत्रालय। लोक लेखा समिति 2024-25 के पहले प्रतिवेदन यानी कि रिपोर्ट की प्रति हिंदी तथा अंग्रेजी में प्रस्तुत की जाएगी। ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन हिंदी तथा अंग्रेजी में प्रस्तुत किए जाएंगे। आवासन और शहरी कार्य संबंधी स्थायी समिति 2024-25 के प्रतिवेदन हिंदी तथा अंग्रेजी में प्रस्तुत किए जाएंगे। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी कृषि और किसान कल्याण विभाग, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांग 2023-24 के बारे में कृषि, पशुपालन और खाद्य प्रसंस्करण संबंधी स्थायी समिति के 51वें प्रतिवेदन में शामिल सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक वक्तव्य देंगे। गृह मंत्री अमित शाह राजभाषा समिति के लिए लोकसभा के एक सदस्य के निर्वाचन हेतु प्रस्ताव करेंगे। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान नारियल विकास बोर्ड के लिए 2 सदस्यों के निर्वाचन हेतु प्रस्ताव करेंगे। पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल वाणिज्य पोत परिवहन विधेयक 2024 पुनः स्थापित करेंगे। नियम 377 के अधीन लोक महत्व के अविलंबनीय मामले उठाए जाएंगे। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव 4 दिसंबर को पेश किए गए रेल संशोधन विधेयक 2024 को आगे विचार तथा पारित किए जाने के लिए प्रस्तुत करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह आपदा प्रबंधन संशोधन विधेयक 2024 को विचार तथा पारित किए जाने के लिए प्रस्तावित करेंगे। आइए अब नजर डालते हैं राज्यसभा की आज की कार्यसूची पर। राज्यसभा में आज की कार्यवाही की शुरुआत सदस्य को जन्मदिन की शुभकामनाएं देने के साथ होगी। आज राज्यसभा सदस्य महुआ माझी को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी जाएंगी। आज जिन मंत्रालयों से संबंधित पत्र सभा पटल पर रखे जाएंगे, उनमें शामिल है आयुष मंत्रालय तथा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, रसायन और उर्वरक मंत्रालय,
पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय, कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय। विभाग संबंधित ऊर्जा संबंधी संसदीय स्थायी समिति के प्रतिवेदनों की एक प्रति हिंदी और अंग्रेजी में सभा पटल पर रखी जाएगी। विभाग संबंधित आवासन और शहरी कार्य संबंधी संसदीय स्थायी समिति 2024-25 के प्रतिवेदनों की एक प्रति हिंदी और अंग्रेजी में सभा पटल पर रखी जाएगी। लोक लेखा समिति 2024-25 के पहले प्रतिवेदन की पहली प्रति हिंदी और अंग्रेजी में सभा पटल पर रखी जाएगी। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री प्रताप राव गणपतराव जाधव विभाग संबंधी स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संबंधी संसदीय स्थायी समिति के 139वें और 147वें प्रतिवेदनों में शामिल सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के संबंध में वक्तव्य देंगे। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा एम्स के ऋषिकेश और देवघर केंद्रों के लिए एक सदस्य के निर्वाचन का प्रस्ताव करेंगे। प्रश्नकाल में पृथक सूचियों में दर्ज प्रश्न पूछे जाएंगे और उनके उत्तर दिए जाएंगे। 9 दिसंबर 2024 को वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री पंकज चौधरी द्वारा प्रस्तुत किए गए बैंक कार्य विधियां संशोधन विधेयक 2024 पर आगे विचार किया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बैंक कार्य विधियां संशोधन विधेयक 2024 को लोकसभा द्वारा पारित किए जाने के लिए प्रस्तावित करेंगी। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिलाओं को ऊंची उड़ान भरने का नया अवसर दिया है। उन्होंने सोमवार को पूरी तरह महिलाओं को समर्पित कार्यक्रम में भारतीय जीवन बीमा निगम की बीमा सखी योजना की शुरुआत की। इस कार्यक्रम के तहत 3 साल में देश भर में 2 लाख महिलाएं सखी बनाई जाएंगी। प्रधानमंत्री मोदी ने योजना का शुभारंभ करने के बाद यहां आयोजित एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने पिछले 10 वर्षों में रक्षा, बैंकिंग और कृषि सहित विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए कई उपाय किए हैं। उन्होंने कहा कि हरियाणा में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपने तीसरे कार्यकाल में राज्य के विकास के लिए 3 गुना तेज गति से काम करेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए उन्हें पर्याप्त अवसर दिए जाने को बहुत महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि महिलाओं के सामने से हर बाधा को हटाया जाना चाहिए। साथियों, कई बार जब हम किसी खिलाड़ी को मेडल पाकर गर्व से घूमते देखते हैं तो ये भूल जाते हैं कि उस मेडल को पाने के लिए उस खिलाड़ी ने, उस बेटी ने बरसों तक कितनी मेहनत की है। कोई एवरेस्ट पर तिरंगे के साथ फोटो खिंचवाता है तो उस खुशी में हम ये भूल जाते हैं कि वो व्यक्ति कितने वर्षों के संघर्षों के बाद एवरेस्ट की ऊंचाई पर पहुंचा है। आज यहां जिस बीमा सखी कार्यक्रम की शुरुआत हो रही है उसकी नींव में भी बरसों की मेहनत है, बरसों की तपस्या है। आजादी के 60-65 सालों बाद भी अधिकतर महिलाओं के पास बैंक खाते नहीं थे, यानी पूरी बैंकिंग व्यवस्था से ही महिलाएं कटी हुई थी। इसलिए हमारी सरकार ने सबसे पहले माताओं बहनों के जनधन बैंक खाते खुलवाए और आज मुझे गर्व है कि जनधन योजना से 30 करोड़ से ज्यादा बहनों बेटियों के बैंक खाते खुले। क्या आपने कभी सोचा है अगर ये जनधन बैंक खाते ना होते तो क्या होता? जनधन बैंक खाते ना होते तो गैस सब्सिडी के पैसे सीधे आपके खाते में न आते, कोरोना के समय मिलने वाली मदद न मिली होती, किसान कल्याण निधि के पैसे महिलाओं के खाते में जमा न हो पाते, बेटियों को ज्यादा ब्याज देने वाली सुकन्या समृद्धि योजना का लाभ
मिलना मुश्किल होता, अपना घर बनाने के लिए पैसे बेटियों के खाते में सीधे ट्रांसफर न होते, रेहड़ी पटरी लगाने वाली बहनों के लिए बैंक के दरवाजे बंद ही रहते और मुद्रा योजना से करोड़ों बहनों को बिना गारंटी का लोन भी मिलना मुश्किल होता। महिलाओं के पास अपने बैंक खाते थे, इसलिए वो मुद्रा लोन ले पाई, पहली बार अपने मन का काम शुरू कर पाई। हरियाणा के साथ अपने अटूट रिश्ते और लगाव को व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री ने उन्हें लगातार तीसरी बार सत्ता में लाने के लिए लोगों का आभार व्यक्त किया। उन्होंने आगे कहा कि देश ने देखा है कि सरकार बनने के बाद किस तरह हजारों युवाओं को बिना किसी भ्रष्टाचार के स्थायी नौकरियां मिली हैं। हरियाणा की महिलाओं को धन्यवाद देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने बीमा सखी योजना शुरू की है, जो देश की महिलाओं को रोजगार प्रदान करती है। साथियों, हमारी डबल इंजन सरकार किस कल्याण के लिए भी ईमानदारी से काम कर रही है। पहले 2 कार्यकाल में हरियाणा के किसानों को एमएसपी के रूप में 1.25 लाख करोड़ रुपए से अधिक मिला है। यहां तीसरी बार सरकार बनने के बाद धान, बाजरा और मूंग किसानों को एमएसपी के रूप में 14,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं। सूखा प्रभावित किसानों की मदद के लिए भी 800 करोड़ रुपए से अधिक दिए गए हैं। हम सब जानते हैं, हरियाणा को हरित क्रांति का अगुवा बनाने में चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय ने बड़ी भूमिका निभाई है। अब 21वीं सदी में हरियाणा को फल और सब्जी के क्षेत्र में अग्रणी बनाने में महाराणा प्रताप विश्वविद्यालय का रोल अहम होगा। आज महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय के नए कैंपस का शिलान्यास हुआ है। इससे इस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे नौजवानों को नई सहूलियत मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को कहा कि युवाओं को राजनीति में लाने के प्रयास किए जा रहे हैं, क्योंकि इसे उन सबके भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता जो केवल वंशवाद की राजनीति में विश्वास करते हैं और इसे पारिवारिक संपत्ति मानते हैं। साणंद शहर के पास लेखंबा गांव में रामकृष्ण मठ द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इस उद्देश्य की दिशा में एक नई शुरुआत करने के लिए स्वामी विवेकानंद की जयंती पर दिल्ली में युवा नेताओं का संवाद आयोजित किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रौद्योगिकी और अन्य क्षेत्रों के साथ साथ यह भी जरूरी है कि हमारे युवा राजनीति में भी देश का नेतृत्व करें, क्योंकि हम इसे उन लोगों के हाथों में नहीं छोड़ सकते जो केवल वंशवाद की राजनीति में ही विश्वास रखते हैं। हम राजनीति को उन सबके हाथों में नहीं सौंप सकते जो राजनीति को अपने परिवार की संपत्ति मानते हैं। लेखंबा में नवनिर्मित प्रार्थना सभागृह और साधु निवास का निर्माण ये भारत की संत परंपरा का पोषण करेगा। यहां से सेवा और शिक्षा की एक ऐसी यात्रा शुरू हो रही है जिसका लाभ आने वाली कई पीढ़ियों को मिलेगा। श्री रामकृष्ण देव का मंदिर, गरीब छात्रों के लिए हॉस्टल, वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर, अस्पताल और यात्री निवास, ये कार्य अध्यात्म के प्रसार और मानवता की सेवा के माध्यम बनेंगे। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने संसद में रचनात्मक संवाद की आवश्यकता पर बल दिया है। उन्होंने कहा कि यह सदन संविधान में निहित सिद्धांतों से ही अपनी शक्ति और उद्देश्य हासिल करता है और संसद सदस्यों के रूप में इन सिद्धांतों को बनाए रखना और उनकी रक्षा करना सभी कर्तव्य हैं। उच्च सदन की कार्यवाही शुरू करते हुए सभापति ने कहा कि भारत की संविधान सभा की पहली बैठक आज ही के दिन यानी कि 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। इसी दिन भारत के संविधान को गढ़ने के महती कार्य की शुरुआत हुई।
जो एक ऐसा दस्तावेज है जो हमारे लोकतांत्रिक गणराज्य की आधारशिला है। As we gather in this august house today, from the chair I seek to reflect upon a historic milestone in our country's journey towards democracy. The first sitting of the Constituent Assembly of India was held on this very day, the 9th of December, in the year 1946. After its constitution on the 6th December 1946. This moment marked the beginning of the profound task of crafting the Constitution of India, a document that stands as the cornerstone of our democratic republic. The first meeting of the Constituent Assembly was chaired by Dr. Sachinanand Sinha, who was then the oldest member and also the oldest parliamentarian in India, having served as a member of the Imperial Legislative Council from the year 1910 and also in the Central Legislative Assembly from 1921. The Constituent Assembly received 3 messages of felicitations from America, China, and Australia, which were read out by the chairman then. Under the leadership of stalwarts such as Dr. Rajendra Prasad, Dr. B.R. Ambedkar, Pandit Jawaharlal Nehru, and Sardar Vallabhbhai Patel, the Assembly undertook the monumental task of debating and drafting provisions that would guide the destiny of an independent India. They did so with unwavering commitment, often transcending personal and ideological differences in the spirit of nation building. This House, the Rajya Sabha, derives its strength and purpose from the very purpose enshrined in the Indian Constitution. It is our duty and constitutional ordainment as members of Parliament to uphold and protect these principles, ensuring that the aspirations of those who came before us continue to resonate in the policies and practices today. Let us take inspiration from their vision and dedication. The members of the Constituent Assembly exemplified. Their debates remind us of the value of constructive dialogue, mutual respect, and harmony in the House that are essential for functioning of parliamentary democracy. Honorable members, as we recall the import, significance of this momentous seminal situation in our history, let us also renew our pledge and commitment to serve people of India with integrity and diligence, ever mindful of the sacrifices that made our democratic journey possible. It is an occasion for us to commit and resolve that our actions will be exemplified keeping in view preamble of the Indian Constitution, and our dialogue and discourse will be attended with respect for one another in a spirit of deep understanding. I am sure the honorable members will lay very high standards in parliamentary proceedings and functioning so as to be a role model for legislatures all over the country. जयपुर में 3 दिवसीय राइजिंग राजस्थान समिट की बीते कल यानी कि सोमवार से शुरुआत हो चुकी है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जयपुर राजस्थान में राइजिंग राजस्थान वैश्विक निवेश शिखर सम्मेलन 2024 और राजस्थान वैश्विक व्यापार एक्सपो का उद्घाटन किया। इस अवसर पर सभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि राजस्थान की सफलता की दिशा में आज एक और विशेष दिन है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत में कारोबारी माहौल से व्यापारिक विशेषज्ञ और निवेशक उत्साहित हैं। उन्होंने कहा कि परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म और रिफॉर्म के मंत्र के साथ भारत में जो प्रगति हुई है वह हर क्षेत्र में दिख रही है। देश की आज़ादी के 7 दशक बाद भारत दुनिया की 11वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने में सक्षम था, लेकिन पिछले 1 दशक में ही वह दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। पिछले 10 वर्षों में भारत की अर्थव्यवस्था और निर्यात लगभग 2 गुना हो गया है। साथियों, आज दुनिया का हर एक्सपर्ट, हर इन्वेस्टर भारत को लेकर बहुत ही उत्साहित है। रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म के मंत्र पर चलते हुए भारत ने जो विकास किया है वो हर क्षेत्र में नजर आता है। आजादी के बाद के 7 दशक में भारत दुनिया की 11वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी बन पाया था। उसके सामने पिछले 10 वर्ष में भारत 10th लार्जेस्ट इकोनॉमी से 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बना है। बीते 10 वर्षों में भारत ने अपनी इकोनॉमी की साइज करीब डबल किया है। बीते 10 वर्षों में भारत का एक्सपोर्ट भी करीब डबल हो गया है। 2014 से पहले के दशक की तुलना में बीते दशक में एफडीआई भी 2 गुना से अधिक हुआ है। इस दौरान भारत ने इंफ्रास्ट्रक्चर का खर्च करीब 2 ट्रिलियन रुपए से बढ़कर 11 ट्रिलियन तक पहुंचा दिया है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिस्री बांग्लादेश दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने अपने बांग्लादेशी समकक्ष के साथ विदेश सचिव स्तर की बैठक की। बैठक में कई मुद्दों पर बातचीत हुई, जिसमें बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले और अगरतला में बांग्लादेशी मिशन पर हमले भी शामिल रहे। भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने भी बैठक में बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को लेकर अपनी चिंता जताते हुए सांस्कृतिक, धार्मिक और राजनयिक संपत्तियों पर हमलों की खेदजनक घटनाओं का मुद्दा उठाया। अगस्त में प्रधानमंत्री शेख हसीना की सरकार के अपदस्थ होने के बाद भारत की ओर से यह पहला उच्च स्तरीय दौरा है। मिस्री ने अवगत कराया कि नई दिल्ली की इच्छा ढाका के साथ सकारात्मक, रचनात्मक और पारस्परिक रूप से लाभप्रद संबंध बनाने की है। उन्होंने कहा कि मैंने इस बात पर हमेशा जोर दिया है कि भारत बांग्लादेश के साथ सकारात्मक, रचनात्मक और पारस्परिक रूप से लाभप्रद संबंध चाहता है। मिस्री ने कहा कि उन्होंने कुछ हालिया घटनाक्रमों और मुद्दों पर चर्चा की है। I emphasized that India desires a positive, constructive and mutually beneficial relationship with Bangladesh. We have always seen in the past and we continue to see in the future this relationship as a people-centric and people-oriented relationship, one that has the benefit of all the people as its central motivational force. This is reflected on a daily basis in the development projects that have been executed on the ground in Bangladesh and that continue to be developed. It is also reflected in the mutually beneficial engagement we have on a whole set of issues ranging from trade, commerce, connectivity, power, water and energy, and development cooperation, consular cooperation and cultural cooperation.
There is no reason why this mutually beneficial cooperation should not continue to deliver in the interests of both our peoples. And to that end, therefore, I have underlined today India's desire to work closely with the interim government of Bangladesh authorities. At the same time, we also had the opportunity to discuss certain recent developments and issues, and I conveyed our concerns, including those related to the safety and welfare of minorities. We also discussed some regrettable incidents of attacks on cultural, religious, and diplomatic properties. A constructive approach on all these issues by the Bangladesh authorities, and we look forward to moving the relationship forward in a positive, forward-looking and constructive. भारतीय नौसेना के लिए रूस निर्मित युद्धपोत आईएनएस तुशील का सोमवार को रूस के तटीय शहर कलिनिनग्राद में जलावतरण किया गया। रडार से बचने में सक्षम और मिसाइल क्षमता से लैस इस युद्धपोत के जलावतरण समारोह में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी और कई अन्य वरिष्ठ भारतीय अधिकारी मौजूद थे। इस युद्धपोत का निर्माण 2.5 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक के समझौते के तहत रूस में किया गया है। भारत ने नौसेना के लिए 4 स्टील्थ फ्रिगेट को लेकर 2016 में रूस के साथ यह समझौता किया था। इस समझौते के तहत 2 युद्धपोतों का निर्माण रूस में किया जाना था, जबकि अन्य 2 का निर्माण भारत में किया जाना था। समारोह को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने युद्धपोत के जलावतरण को भारत की बढ़ती समुद्री ताकत का गौरवपूर्ण प्रणाम तथा रूस के साथ दीर्घकालिक संबंधों में महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। वित्त मंत्रालय में राजस्व सचिव संजय मल्होत्रा भारतीय रिजर्व बैंक के अगले गवर्नर होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने मल्होत्रा को अगले 3 वर्षों के लिए आरबीआई के गवर्नर बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। वे 11 दिसंबर 2024 को अपना कार्यभार संभालेंगे। आज यानी कि 10 दिसंबर को आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास का कार्यकाल पूरा हो रहा है। संजय मल्होत्रा अब मौजूदा आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास की जगह लेंगे। संजय मल्होत्रा आरबीआई के 26वें गवर्नर होंगे। राजस्व सचिव मल्होत्रा वर्ष 1990 के राजस्थान कैडर के आईएएस अधिकारी हैं। अपने करियर में उन्होंने बिजली, सूचना प्रौद्योगिकी व वित्त जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालयों में सेवाएं दी हैं। राजस्व सचिव बनने से पहले वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग में भी वे काम कर चुके हैं। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहली फ्लाइट की सफल लैंडिंग हो गई है। इसके उतरते ही वाटर कैनन से उसे सलामी दी गई है। ये सफल लैंडिंग मानी जा रही है और इसके साथ ही यहाँ ट्रायल रन की शुरुआत भी हो गई है। यहाँ पर मौजूद स्टाफ और अधिकारियों ने ताली बजाकर उसका स्वागत किया है। उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले में बन रहे नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सोमवार को पहली पूर्ण परीक्षण उड़ान के तहत इंडिगो का एयरबस 320 विमान उतरा, जिसका स्वागत पारंपरिक रूप से पानी की बौछार कर किया गया। यह ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले के जेवर क्षेत्र में बनाया जा रहा है, जो दिल्ली से लगभग 75 किलोमीटर दूर है। यह दिल्ली स्थित इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के बाद राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दूसरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा होगा। और फिलहाल इस कार्यक्रम में बस इतना ही। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए संसद टीवी। नमस्कार। संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।